हेलो फ्रेंड्स, यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी पे लगे होंगे। आपको हेडिंग देख के पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो हम लोग का डिस्कशन जो है सो टारगेट है किसके लिए? तो ग्रुप डी के लिए। रेलवे का जो ग्रुप डी सीरीज़ है उसके लिए, ग्रुप डी का जो वैकेंसी अभी आया है हाल फिलहाल में, अभी फॉर्म फिलअप होते ही है, उसको टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। इसमें कौन सा सब्जेक्ट को उठाया हम लोगों ने? तो हम लोगों ने इसमें साइंस का जानते ही होंगे कि इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। जो 2021-22 में जो पेपर हुआ था उसमें तो अच्छा खासा क्वेश्चन बना था साइंस से। और हम लोग इस पे वेटेज देखेंगे किसका ज़्यादा वेटेज था, तो एनसीईआरटी का। तो हम लोग किसको लेकर के आए हैं? एनसीईआरटी को लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये भी अभी स्टार्ट हो रहा है कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स को मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। और इसमें जो फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, क्लास 9th में फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, गति, चैप्टर का नाम क्या है? गति, मोशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आपको ये क्लास देखने के बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है। और एक चीज़ और देखना है इसके साथ, पीवाईक्यूज़ को देखना है। जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उसको देखना है। हालांकि अभी ये सीरीज़ चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम ये सीरीज़ को भी लेकर के ज़रूर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। इंट्रोडक्शन है गति से। आप लोग को क्या समझ में आता है गति के बारे में? कि कोई वस्तु गति, मोशन में है, कोई वस्तु जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये गति में है, मतलब कि मोशन में है, मतलब कि मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका गति कहलाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो विरामावस्था क्या होता है? विरामावस्था मतलब ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु एक जगह पर स्थिर है। क्या है? एक जगह पर स्थिर है, मतलब वो फिक्स है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है, मतलब विरामावस्था में है। जैसे कि हम लोग अगर खड़ा हो जाएं एक प्लेस पे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो वस्तु जो है सो विरामावस्था में है। और गतिमान अवस्था, नाम से ही पता चल रहा है, गतिमान अवस्था मीन्स गति में है, कोई वस्तु जो है सो गति में है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था कहेंगे, ठीक है। तो विरामावस्था और गतिमान अवस्था में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि आखिर गति जो चैप्टर है इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कुछ तो जानकारी रखना पड़ेगा ना इसके बारे में। जैसे किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, उसके लिए एक वस्तु, कोई वस्तु जो है सो गतिशील प्रतीत हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम ही कोई चीज़ देख रहे हैं तो उस वस्तु को अगर मेरे हिसाब से वो गतिशील प्रतीत हो रहा है तो वही वस्तु किसी दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कोई यात्री अगर बस में या क्या क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है, बस से क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। तो वो अगर पेड़ को देखता है, रोड के किनारे जो पेड़ है, तो उसके लिए वो क्या देखता है कि उसके लिए वो किस चीज़ में है? पेड़ जो है सो गति के अवस्था में है। पेड़ किस अवस्था में दिखता है उसको? गति की अवस्था में दिखता है। लेकिन वही पेड़, जो पेड़ बस यात्री को दिख रहा है गति अवस्था में, वही पेड़ अगर सड़क किनारे कोई बैठा व्यक्ति है, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको कैसा दिखता है वो पेड़? तो स्थिर अवस्था में दिखता है। किस अवस्था में दिखता है? स्थिर अवस्था में दिखता है। तो ये डिफरेंट है कि अब देखो, वस्तु तो एक ही है, क्या है? पेड़। पेड़ जो बस में बैठा है उसको गति अवस्था में दिख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पेड़ के किनारे बैठा है उसको किस अवस्था में दिख रहा है? वो तो स्थिर अवस्था में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ही, अब बस यात्री का जो बस के साथ में जो उसका साथी लोग बैठा है उसको किस अवस्था में ये दिखेगा? तो ये स्थिर अवस्था में दिखेगा। उसके साथ जो साथी उसका ट्रेवल कर रहे हो तो उसको स्थिर अवस्था में दिखेगा ना। अब देखो, कुछ वस्तुएं जो है सो सीधी रेखा में, कुछ वस्तुएं किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान। अब कोई वस्तु यहाँ से शुरू होकर के और ये ऐसे करके जाके रुका यहाँ पे, और कोई वस्तु यहाँ से शुरू करके पहले इधर गया, इधर गया, इधर इधर मूवमेंट करके उसके बाद यहाँ आया, या कोई वस्तु ऐसे करके रोटेट कर रहा, मूवमेंट कर रहा। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीक़ा से गति कर सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किस पे फोकस करेंगे? तो सीधी रेखा में जो गति होता है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गति का वर्णन। अब गति का वर्णन, गति के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को
एक निर्देश बिंदु, ये पॉइंट याद रखना है, कौन सा बिंदु, एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वो कहाँ पे है, किस दिशा में है, उसका स्थिति क्या है, किस तरह से है, तो उसके लिए एक दूसरा पॉइंट तो चाहिए ना जिससे हम लोग उसको रिलेट कर सकें। तो उसके लिए एक निर्देश बिंदु निर्धारित करते हैं, उसके बाद उस वस्तु की स्थिति को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये जो निर्देश बिंदु होता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, तो इसे मूल बिंदु कहते हैं। याद रखना है, इसे कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो स्कूल है, स्कूल से रेलवे स्टेशन उत्तर दिशा में है, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर स्कूल है तो स्कूल से जो रेलवे स्टेशन है ना, कौन सा स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। किससे किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, स्कूल के नॉर्थ दिशा में है। लेकिन अगर बात करें हम ये, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जो रेलवे स्टेशन है, सिर्फ इतना बोल दिया जाए आपको कि रेलवे स्टेशन उत्तर दिशा में है, इतना सिर्फ बोल दिया जाए आपको कि रेलवे स्टेशन उत्तर दिशा में है, ये बोल दिए हम आपको, तो इससे क्या पता चल रहा है, किसके उत्तर दिशा में, किसी के उत्तर दिशा में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए एक मूल बिंदु का जरूरत होता है हम लोग को, और यहाँ पे इसके लिए मूल बिंदु क्या है, तो स्कूल इसका मूल बिंदु है। ठीक है, हम बात करेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। तो गति, सरल रेखीय गति मीन्स जो सीधा मूवमेंट करता है। तो गति तो बहुत जटिल प्रकार का होता है, बहुत तरीके से होता है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सरल रेखीय गति के बारे में। और ये जो सरल रेखीय गति है वो गति का सबसे साधारण प्रकार है। ठीक है, और भी जटिल प्रकार का होता है, लेकिन ये जो है सो सबसे साधारण प्रकार का है। जैसे अगर बात करें हम कि कोई पर्सन है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है जीरो से, और ये किस में व्यक्त है, तो किलोमीटर में। तो ये जीरो से पहले 5 किलोमीटर जाएगा, फिर 5 से 10 किलोमीटर जाते जाते सी पॉइंट पे पहुँचेगा, जहाँ पे वो कितना किलोमीटर पे है, 25 किलोमीटर पे। फिर बी पॉइंट पे पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 35 किलोमीटर। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये पहुँचेगा कहाँ पे, 60 किलोमीटर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सबसे साधारण गति, ये सिंपल वे से जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं अभी, जैसे किसी वस्तु की दूरी, कोई वस्तु है उसकी दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। जैसे अगर डिस्टेंस माप करना हो ना, दूरी माप करना हो ना, तो वो किस दिशा में जा रहा है उसका ज़रूरत हमको नहीं है, सिर्फ ये कितना दूरी ट्रेवल किया, चाहे इस दिशा में जाए चाहे इस दिशा में जाए, किसी भी दिशा में जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इससे मतलब होता है गति को मापने के लिए, सॉरी दूरी को मापने के लिए, कि वो कितना दूरी कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखने के लिए कि वो जीरो से स्टार्ट किया, ये ए पॉइंट पे जाने के लिए उसको कितना दूरी तक चलना पड़ेगा, तो ए पॉइंट तक जाने के लिए उसको 60 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा। तो इसमें दिशा का जरूरत पड़ा क्या, नहीं, दिशा का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ किसका जरूरत पड़ा, तो अंकीय मान का जरूरत पड़ा। अच्छा, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, जो वस्तु व प्रारंभ, वस्तु जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से, और अंतिम स्थिति वो किधर से घूम के आया हमको मतलब उससे नहीं है, सिर्फ वो अंतिम स्थिति क्या है, वहाँ के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे अगर इस पॉइंट में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो कोई पर्सन है, व्यक्ति है, वो सबसे पहले बिंदु सी पे गया। तो बिंदु सी पे गया, तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बोले तो दूरी निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस दूरी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कितना चला, 25 किलोमीटर। फिर चला कितना, लास्ट में बी तक पहुंच गया, तो टोटल 35 किलोमीटर पहुंचा। फिर ए पर गया, ठीक है, तो कितने किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर। अभी तक वो कितने किलोमीटर चल चुका है, 60 किलोमीटर दूरी तय किया है। फिर वो क्या किया कि यहाँ से ले करके यहाँ तक वापस आ गया। जब यहाँ से यहाँ तक बी तक वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर क्या किया, और चल गया। तो डिस्टेंस इसका कितना हो गया, टोटल 85 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर इसी चाल से विस्थापन की बात करें, इसी यही जो चलने का उसका जो तरीका है, उस पर अगर विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वो चला कहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट उसका कितना किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर है। फिर यहाँ से ये बी तक गया, तो बी से डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 35 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मतलब विस्थापन कितना हो गया उसका, 60 किलोमीटर हो गया। क्योंकि प्रारंभ में वो यहाँ पे था और बाद में कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। तो इसके और इसके बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो सकता है, तो 60 किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, 60 किलोमीटर। लेकिन अगर ये फिर वापस आ जाता है बी पे, और फिर बी पे वापस जब आ गया, तो अब प्रारंभ में वो कहाँ था, यहाँ पे था, और अभी एंड पॉइंट पे वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो विस्थापन टोटल कितना हुआ अभी तक,
इसका विस्थापन 35 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 35 किलोमीटर। मीन्स दोस्त, अगर हम समझ सकते हैं डिस्टेंस, जितना दूरी तक वो घूम फिर के, जितना दूरी तक इधर से घूम घाम के यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पहुँचता है अगर, तो डिस्टेंस के लिए हमको ये दूरी पूरा मापना पड़ेगा कि ये कितना दूरी ट्रेवल किया। लेकिन ये किसके लिए? दूरी के लिए। लेकिन अगर विस्थापन पूछे तो विस्थापन में प्रारंभ में वो यहाँ पे था और बाद में वो कहाँ पे पहुँच गया? तो यहाँ पे। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है कि नहीं, वो उसका क्या कहलाता है? तो वो उसका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वो इधर उधर कितना घूमा हमको उससे मतलब नहीं है, किस में? विस्थापन में। लेकिन दूरी में ये तो मतलब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे रुक गया, तो कहीं से भी घूम के आया, चाहे वो यहाँ से पहले ए पर गया होगा फिर ए से बी पर आया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ जीरो से देखे बी तक देखेंगे कितना दूरी है, तो 35 किलोमीटर दूरी है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। लेकिन दूरी निकालने के लिए पहले 60 जोड़ना पड़ेगा, फिर 25 किलोमीटर जो चला वो भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला? इससे हम लोग को पता चला कि जो विस्थापन है और जो दूरी है वो समान हो सकता है क्या? ये पूछा है तुमसे क्वेश्चन कि क्या विस्थापन और दूरी समान हो सकता है? तो इससे क्या पता चला हम लोग को कि विस्थापन और दूरी समान नहीं हो सकता। ये याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सर्कल पॉइंट है, एक मिनट, कोई अगर एक मान लीजिए कि कोई एक कौन सा पॉइंट है, तो सर्कल पॉइंट है। मान लीजिए कि ये सर्कल है। ठीक है, यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लो कि वो 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। जैसे कि ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है और ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, यानी कि ये वाला 10 किलोमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक दूरी का अगर बात करें, एक पर्सन है यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे रुका, तो दूरी कितना हो जाएगा? 10 + 10 = 20 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन का बात करें, किसका बात करें? अगर हम विस्थापन का बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ से आके फिर यहीं पे रुक गया, तो स्टार्टिंग में यहीं था और अभी भी यहीं पे है, तो विस्थापन टोटल कितना हो जाएगा? तो 0 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अगर मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, काफ़ी टाइम भी लगता है, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग। अब एक वर्ड देखते हैं हम लोग, ऑडोमीटर क्या होता है? क्या चीज़? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है? तो जो हम लोग देखते हैं वाहन में, कार वगैरह या बाइक वगैरह चलाते होंगे आप लोग, तो देखते होंगे कि स्वचालित वाहन है, उसमें जो यंत्र लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट ऑडोमीटर नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी क्या हो जाता है? बन जाता है। जैसे न्यूमेरिकल में ऑडोमीटर बोल दिया, ठीक है, कि ऑडोमीटर में ये डिस्टेंस इतना है, बाद में इतना दिखाने लगा, तो ये किसको दिखाता है? तो दूरी को दिखाता है। ठीक है, किसको? तो दूरी को दिखाता है। ठीक है, तो वाहनों में जो यंत्र लगा रहता है जो दूरी को दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑडोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होता है। तो एक समान गति और असमान गति क्या हो सकता है? नाम से क्या पता चल रहा है? गति के बारे में तो पता है कि गति क्या होता है सो, गति के बारे में पता है ना कि गति क्या होता है सो। तो एक समान यानी एक यूनिट में चले, एक समान गति में चले, तो उसको क्या कहेंगे? एक समान गति। लेकिन असमान गति क्या होगा? कि इतना दूर गया, रुका, फिर रुक चला, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, तो उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको असमान गति कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर कोई कार है, जैसे 4 लाइन में चलता है, किस में चलता है? तो 4 लाइन में चलता है। तो 4 लाइन में वो क्या करता है कि जो कार वाला होता है, हालांकि स्पीड तो नहीं चलाना चाहिए, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है, 1 आवर के बाद भी कितना स्पीड में चल रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है। तो देखो भाई, 1 घंटा से वो क्या चल रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ही वो चल रहा है, गति उसका क्या है? समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। ठीक है, अब असमान गति क्या हो जाएगा? असमान गति में आपका हो जाएगा, जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका में आप कार चला रहे होंगे या बाइक चला रहे होंगे, तो भीड़ भाड़ वाला इलाका में क्या होता है कि इतना दूर तक गया, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे जाके अरे भीड़ लग गया, फिर यहाँ पे और धीरे धीरे चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा फ्रेश दिख गया, यहाँ चलने लगा वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एक समान गति और असमान गति में डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि गति का जो दर है, गति का दर, जो गति करता है कोई भी वस्तु, उसका दर किस रेट से वो मतलब कि क्या करता है? गति करता है, उसका मापन कैसे करेंगे? ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं अभी अक्सर क्रिकेट देखते हैं, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, तो जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उसमें बॉल का स्पीड दिखाता है कि अरे मोहम्मद शमी अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड में बॉल फेंका अभी तक, मोहम्मद सिराज जो है सो हाई स्पीड में बॉल फेंका है। तो वो किसको दिखाता है? बॉल स्पीड, मतलब कि बॉल कितना स्पीड से गति कर रहा है। या तो फिर देखते हैं कि रोड के किनारे हम लोग को लिखा रहता है, बैनर बन लगा रहता है कि स्पीड लिमिट लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या छपा रहता है? कार छपा रहता है। तो ये सब जो लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर में, उसी से हम लोग को क्या बोलते हैं? उसको गति की दर मापने की तरीका बोलते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं जो है उसको जो गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। कोई वस्तु कितना स्पीड से गति कर रहा है उसका अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई वस्तु जल्दी पहुंच गया तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और कोई वस्तु लेट से पहुंचा तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। यही ना होगा, यही हो सकता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है तो उसका गति करने की जो दर है वो क्या क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि समान भी हो सकता है। कोई ऐसा वस्तु है जो समान रूप से मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो, खैर छोड़िए, जो भी हो, मतलब कि समान रूप से गति करता है। एग्जाम्पल आप खुद ही सोच लीजिएगा जो समान रूप से गति करता है। वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसमें? इकाई समय में, एक यूनिट समय में, मतलब कि 1 सेकेंड, 1 आवर, मतलब 1 मिनट, जो भी होगा, यूनिट समय में तय की गई दूरी, यूनिट समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति का दर प्राप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कि वस्तु द्वारा इकाई समय में कितना दूरी तय किया, एक यूनिट समय में कितना दूरी तय किया गया, इसका उपयोग करके हम उस वस्तु की गति को, दर को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं। इस राशि को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक यूनिट समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? चाल सक कहते हैं। तो चाल को याद रखना कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो चाल कहते हैं, ठीक है। अब चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। क्या होता है? तो मात्रक याद रखना है, मात्रक होता है आपका किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर, बहुत छोटा डिस्टेंस को मापना है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब वस्तु की औसत चाल, अब जो वस्तु है, औसत चाल मीन्स क्या होता है? एवरेज स्पीड, मतलब यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला, सबको जोड़ लो, और कितना, मतलब कितना टाइम लगा उसको जोड़ दो, तो उससे क्या निकल जाएगा? आपका वस्तु की औसत चाल। जैसे कि नहीं बोलते हैं कि अरे भाई, एक लड़का 50 मीटर लंबा है, एक लड़का 100 मीटर लंबा कूदता है, एक लड़का 85 मीटर कूदता है, एक लड़का 25 किलोमीटर कूदता है, एक लड़का 15 मीटर कूदता है। तो सबको जोड़ते हैं, अच्छा एवरेज कितना कूदता होगा पाँचों को? तो क्या करते हैं? पाँचों को जोड़ लेते हैं और पाँचों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इससे उसका क्या निकल जाता है? कि एवरेज वो कितना छलांग लगाया सो निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि वस्तु की औसत चाल निकालने के लिए तो तय की गई कुल दूरी, वो कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, उसको टोटल समय कितना लगा उस दूरी को तय करने में, उससे डिवाइड कर दो, तो वो क्या निकल जाएगा? वस्तु की औसत चाल, ठीक है। अच्छा, दूरी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और डिवाइड में क्या, समय अवधि को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेकेंड में। तो डिवाइड में है ना, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड। इसलिए इसका यूनिट बनता है किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट बनता है, इसका मात्रक बनता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये चीज़ याद रखना है कि वस्तु की औसत चाल क्या होती है? तो तय की गई कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय अवधि, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देख ले, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक वस्तु, पहले आप न्यूमेरिकल खुद से बना के देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद ट्राई कीजिएगा इसमें देखने का। जैसे एक वस्तु है, ठीक है, वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय किया। कोई वस्तु है, वो कितना दूरी तय किया? तो 16 मीटर की दूरी तय किया, और कितना सेकंड में? तो 4 सेकंड में तय किया। तथा पुनः और फिर से 16 मीटर की दूरी तय किया। कितना मीटर की दूरी? 16 मीटर की दूरी, और कितना सेकंड में? तो 2 सेकंड में तय करती है। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है? वस्तु की औसत चाल निकालने बोल रहा है। तभी अभी हम लोग देखें तो क्या चीज़, कि वस्तु की औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी डिवाइड बाय कुल समय अवधि, या कुल समय लिख सकते हैं हम लोग, कुल समय अवधि, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा? जितना जल्दी बना सकते हैं, एग्जाम में आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। कुल समय अवधि, कुल तय की गई दूरी कितना है? 16 मीटर। कुल दूरी कितना है? 16 मीटर।
प्लस यहाँ पे फिर से कितना किलोमीटर चला, कितना मीटर चला, 16 मीटर। और कुल समय अवधि कितना लिया है वो, कुल समय अवधि 4 सेकंड और 2 सेकंड, यही ना है। तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32, और 4 और दे 6। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.3 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो इतना यूनिट लगा दो, आपको इसमें मीटर है और सेकंड का बात चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिशा के साथ चाल। अब देखो दिशा के साथ चाल क्या होता है, दिशा के साथ चाल, वेग का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वेग के बारे में देखते हैं। तो अगर दिशा के साथ चाल को भी व्यक्त करेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहेंगे। यदि किसी वस्तु की चाल, उसका चाल के साथ साथ, चाल अभी पीछे देख रहे थे ना हम लोग, तो उसके चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें, किसको व्यक्त करें, तो दिशा को भी, दिशा को भी व्यक्त करें, तो वह राशि, तो वैसा राशि, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को क्या करता है, व्यक्त करता है, मतलब दिखाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेग। तो वेग ही दिखाता है चाल के साथ साथ उसकी दिशा को। मतलब सिर्फ चाल रहेगा तो वो दूरी हो जाएगा, ठीक है, मतलब चाल कहलाएगा वो। और चाल के साथ साथ अगर हम दिशा को भी व्यक्त करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेग कहलाएगा। तो वेग का एक सिंपल से डेफिनेशन देख लो कि एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, चाहे वो रोटेट कर रहा हो या स्ट्रेट जा रहा हो, कैसा भी जा रहा हो, लेकिन एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दिशा के साथ साथ वेग, चाल भी देखें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहेंगे। वेग जो है सो समान या असमान हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यह किस पे डिपेंड करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो वस्तु की चाल पे, कि वो किस चाल से चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वेग किस टाइप का होगा। फिर गति की दिशा, वो किस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। या तो फिर दोनों के परिवर्तन, अगर गति की, वस्तु की जो चाल है वो चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वेग में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोनों में चेंज होगा तो उसके साथ साथ वेग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, और यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित है, अगर वेग जो है सो समान रूप से, क्या चीज़, समान रूप से परिवर्तित है, ठीक है, मतलब 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, मतलब जो भी होगा, अगर समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो औसत वेग निकालने का फॉर्मूला ये होगा, प्रारंभिक वेग जो स्टार्टिंग में वेग होगा 100, और जो अंतिम में वेग है उसका 100, उसको जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, आप उसको डिवाइड कर दो, तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका औसत वेग निकल जाएगा। ठीक है। अब जैसे शॉर्ट में देखें तो एवरेज, जो उसका एवरेज वेलोसिटी है, u प्लस बी डिवाइड बाई 2। यू आपका क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रारंभिक वेग को, भी दिखा रहा है अंतिम वेग को, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो दोनों को जोड़ के। अच्छा एक चीज़ और, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या हो सकता है, समान होता है। चाल जो है उसका वेग क्या हो गया, चाल का मात्रक और वेग का जो मात्रक है वो क्या हो सकता है, समान हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी वेग जो है सो वो डिस्टेंस को ही बता रहा है, और सॉरी यहाँ पे चाल तथा वेग दोनों का मतलब नहीं लिखा गया, छोड़ो, सेम ही होता है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ। चाल तथा वेग का जो मात्रक है वो सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड होगा, जो भी मतलब पीछे हम लोग देखें वो सब सेम ही होता है, वेग में भी और चाल में भी, किसका मात्रक। तो वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी फैक्ट भी पूछ देता है इससे। तो वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड। या तो फिर सिग्नल की चाल, जो सिग्नल हम लोग को दिखता है कि नहीं रोड पे, या तो फिर प्रकाश की चाल, सिग्नल की चाल, प्रकाश की चाल बराबर होता है कितना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब फैक्ट हो गया, ये आपको याद रखना है। अब वेग से रिलेटेड आगे तो नहीं कुछ, वेग से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ आ गया ना ऑडोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यात्रा शुरू होते समय, जब यात्रा शुरू हो रहा था तो उस टाइम जो है सो कार का ऑडोमीटर कितना दिखा रहा था, उसको 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। और यात्रा समाप्ति पर, जब यात्रा समाप्त हो गया तो उसको कितने किलोमीटर दिखा रहा है, तो उसको 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है, कितना घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है, तो कार की औसत चाल पूछा, कार की क्या पूछा, औसत चाल किस में, तो किलोमीटर पर आवर में, कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बाद में कितना किलोमीटर चल गया, 2400 किलोमीटर, माइनस 2000 किलोमीटर पहले दिखा रहा था, मीन्स टोटल कितना किलोमीटर चला वो, 400 किलोमीटर। दूरी पता चल गया, समय भी दिया हुआ है कितना, तो 8 आवर क्या दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, कार की औसत चाल, क्या क्या निकालना है, तो कार की
औसत चाल। तो कार की जो औसत चाल है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो गया आपका 400 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो गया तो 8 आवर्स। ठीक है, तो 8 ये कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, तो ये कितना निकल गया 50 किलोमीटर और पर आवर। ये किस में निकल गया आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में। तो ये फर्स्ट जो पूछा था आपको किलोमीटर पर आवर में, उसका आंसर निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में ये किलोमीटर पर आवर में कितना आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर। ये हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसी भी चीज़ को कितना से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे ना, मतलब सॉल्व करने पे जो भी आएगा ये आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कितना, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। और एक चीज़ और, शेयर भी कर दीजिए आप, ताकि जिनको ये ज़रूरत है ये वीडियो का वो देख सकें। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इसके लिए एनसीईआरटी, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ के ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। ये सिर्फ मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स भाई बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए, या फिर जल्दी में रिवीजन करने के लिए आप मेरा वीडियो भी 2x के स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।